खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून के गांधी रोड पर हर्षल फाउंडेशन द्वारा आयोजित निःशुल्क दिव्यांग सहायता शिविर का राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उद्घाटन किया। 2 दिवसीय शिविर में उन्होंने लाभार्थियों से संवाद कर सुविधाओं की जानकारी ली और अनेक दिव्यांगजन व वरिष्ठ नागरिकों को कृत्रिम अंग, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र सहित विभिन्न सहायक उपकरण वितरित किए। राज्यपाल ने कहा कि दिव्यांगजन दया नहीं बल्कि अवसर और सम्मान के पात्र है और आधुनिक तकनीक उनके जीवन को सरल बना सकती है। उन्होंने फाउंडेशन द्वारा 10,000 से अधिक दिव्यांगजन को लाभान्वित करने की सराहना की है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में जेल विकास बोर्ड की बैठक में राज्य की सभी जेलों में एक जेल एक प्रोडक्ट लागू करने का, बंदियों को कौशल विकास कार्यक्रमों को नियमित रूप से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच उन्होंने जिले में जितने भी जेलों में ITI ट्रेड प्रशिक्षण है, भोजन व्यवस्था की निगरानी है और चिकित्सकों की पर्याप्त तैनाती है, उसे सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। बैठक में कई जेलों में लॉन्ड्री मशीनें स्थापित करने, सितारगंज खुली जेल में कच्ची घानी सरसों तेल संयंत्र तथा हरिद्वार व सितारगंज में मशरूम फार्मिंग शुरू करने पर सहमति बनी है। बेकरी यूनिट और गौशाला से मिली आय को भी सकारात्मक परिणाम बताया गया है। वहीं कुमाऊं दौरे पर पहुंचे कृषि ग्राम्य एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने काठगोदाम सर्किट हाउस में कृषि उद्यान, ग्राम विकास और सैनिक कल्याण विभागों की विस्तृत समीक्षा की है। उन्होंने लखपति दीदी, एप्पल व कीवी मशीन, प्राकृतिक खेती, मधुग्राम पॉली हाउस जैसी योजनाओं की प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। इस बीच फसल बीमा के लंबित दावों को तुरंत निपटाने को कहा है। सैनिक कल्याण विभाग की समीक्षा में हल्द्वानी में शहीदों के आश्रितों के लिए हॉस्टल निर्माण और भव्य प्रवेश द्वार की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के आदेश दिए हैं। मंत्री ने सभी कार्य समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूर्ण करने पर जोर दिया। देखिए, चाहे हमारी दिल्ली की सरकार हो, चाहे प्रदेश की धामी सरकार हो, जनता की द्वार, जनता की सरकार, जनता के द्वार इस नारे को लेकर काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आप देखा होगा हर क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। जितने विधायक मंत्री हैं सब अपने क्षेत्र में जा रहे हैं। मैं भी लगभग 8 जिलों का दौरा मैंने किया है और अपने वहाँ की समीक्षा मैंने की, क्योंकि आज जो हमारे यहाँ की जलवायु है, हमारा जो मिलेट्स है पूरे देश में सबसे सर्वोत्तम है। जब मिलेट्स इंस्टीट्यूट हैदराबाद ने उसकी टेस्टिंग की सबसे बेहतर पाया, उसका उत्पाद कैसे बढ़े उसके लिए हम ये सब्सिडी दे रहे हैं। इसी प्रकार जो एप्पल है, कीवी है, ड्रैगन फ्रूट है, नींबू है, मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में देश की जहाँ इकोनॉमी बढ़ेगी तो यहाँ इस प्रदेश की इकोनॉमी को बढ़ाने में इस फील्ड का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैंने आज विभाग की समीक्षा की और देखने में आया कुछ अधिकारी को उनके विषय की जानकारी नहीं है, तो उनको मैंने निश्चित किया है कि अगली बार बैठक में आए, आंकड़ों के साथ आए, पूरी तैयारी के साथ आए। और दूसरा, जो हमारी योजनाएं हैं, चाहे भारत सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार की हो, वो उस लाभार्थी तक जिनके लिए योजनाएं बनी हैं, उस किसान तक, उस महिला तक पहुँचनी चाहिए, सुनिश्चित करें और इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों में को भी इसमें इन्वॉल्व करें। और वहीं आज कुमाऊं में क्या पूरे देश में जो जनरल VC जोशी थे, हमारे उत्तराखंड के थे, वो फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ हमारे उत्तराखंड के से बने। उन्होंने इस क्षेत्र के लिए बहुत काम किए। मैं आज उस स्कूल में भी गया, 2000 बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं जो उनके नाम से है। और जब मैं सैनिक संगठनों से मिला, उनकी जनभावना है कि उनके नाम पर कुछ होना चाहिए, तो अभी एक बहुत बड़ा हॉस्टल हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। उसका नाम जनरल जोशी जी के नाम पर होगा और कुमाऊं की एंट्री में एक दिल्ली रूट पर एक भव्यदार जोशी जी के नाम पर बनाया जाएगा, ताकि हमारी पीढ़ी जब उस द्वार को देखें, उस हॉस्टल को देखें, उनसे प्रेरणा लें,
क्योंकि आज देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है, चाहे अफसोस के रूप में हो, चाहे जवान के रूप में हो। यहाँ का नौजवान देश की सीमा पर रक्षा करना चाहता है। अभी मैं एक खेल प्रतियोगिता में था, जब मैं खिलाड़ियों से हाथ मिला रहा था, उनसे पूछ रहा था कि बेटा आप क्या बनोगे, 10 में से 8 बच्चों ने कहा कि हम फौज में जाएंगे। इस बात का प्रतीक है कि हमारे बच्चे, हमारे नौजवान सेना की ओर जाना चाहते हैं। तो और हमारी सरकार लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए काम कर रही है। हमने ग्रेजुएटी अवार्डीज की पेंशन को हमने बढ़ा दिया है और वीर चक्र को सबसे ज़्यादा सम्मान राशि हमारे प्रदेश में दी जाएगी, 1.5 करोड़ रुपये, और जगह 1 करोड़ रुपये है। हमने वारधूत की पेंशन को हमने बढ़ा दिया है। हमने ये सुनिश्चित किया है कि जो जवान शहीद होगा, चाहे सेना का हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का हो, उसके परिवार के व्यक्ति को हम नौकरी देंगे। 28 उनको नौकरी हम दे चुके हैं। हमने शहीद होने पर जो सम्मान राशि 10 लाख थी, उसको बढ़ाकर 50 लाख कर दिया है। तो समाज के सब वर्ग की चिंता हमारी सरकार कर रही है और इसे बैठक के सार्थक परिणाम नजर आएंगे। और अगली बार वहीं उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष लगातार बढ़ने से अब स्कूली बच्चों की सुरक्षा तक खतरे की स्थिति में बन चुकी है। इस बीच तेंदुए और भालू जैसे जंगली जानवर कई इलाकों के आबादी और स्कूलों के आसपास तक पहुंच गए हैं। इस बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। हालात की गंभीरता को देखते हुए सरकार और वन विभाग अलर्ट मोड में आ गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में पिंजरे लगाए गए हैं, गश्त बढ़ाई गई है और जरूरत पड़ने पर ट्रैंक्विलाइज की कार्रवाई भी की जा सकती है। बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कुछ स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी गई है, जबकि कुछ स्थानों पर वन विभाग की टीम बच्चों को सुरक्षित स्कूल ले जाने की व्यवस्था कर रही है। ये जो जंगली जानवर हैं, उनकी पूरे प्रदेश में आजकल काफ़ी बड़ी दिक्कत है। और आपने देखा होगा कि हमारे पौड़ी जनपद में 6-7 गांव में घटना हुई है और हमने तुरंत जो है एक्शन भी लिया है। वहाँ पिंजरे भी लगे हैं, वन विभाग की टीमें वहाँ भी गए हैं और यहाँ तक कि भी आदेश हो गए कि अगर उनको मारना पड़ेगा तो मारने के भी आदेश सरकार की तरफ से दिए गए हैं। और जहाँ जहाँ ये दिक्कत थी वहाँ हमने शिक्षा विभाग के जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं उनको कहा है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती तब तक बच्चों को ऑनलाइन भी पढ़ाया जा सकता है, और नहीं तो वन विभाग की टीम बच्चों को जो है स्कूल तक ले जाना और घर तक छोड़ना, ये भी हमने 4-5 स्कूलों में किया है। लेकिन अब धीरे धीरे सामान्य स्थिति हो गई। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर हाई लेवल समीक्षा बैठक हुई है। इस बीच बैठक में प्रमुख सचिव, अपर सचिव और सभी वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। बच्चों की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा रहा, जिसके तहत कई क्षेत्रों में स्कूल की टाइमिंग सुबह 7 से बदलकर 9 बजे कर दी गई है, क्योंकि ज्यादातर घटनाएं सुबह शाम होती है। तेंदुआ, टाइगर, भालू और बंदरों से निपटने के लिए नई रणनीतियां बनाने पर जोर दिया गया है। हरिद्वार में बंदर बाड़ा बनाने और राहत सूचना तंत्र को तेज करने पर भी सहमति बनी है, ताकि जनता को तुरंत सुरक्षा और राहत मिल सके। समय से पिछले दौरान भालू की प्रवृत्ति और गुलदार के हमले से वन्यजीव मानव संघर्ष की घटना बढ़ी। इसी को लेकर समीक्षा बैठक थी कि किस तरह से इसको और प्रभावी ढंग से इसको लगाया जा सके, उसके लिए क्या किया जा सके, इसको लेकर के बैठक भी है जिसमें विभाग के प्रमुख सचिव, अपर सचिव और मैं और मुख्यमंत्री जी सब लोग इस पे और कमिश्नर कुमार जैन इस पर चर्चा हुई। और मुझे प्रयास ये कि किस तरह से जो हम जल्दी से जल्दी जो हमने कहा था कि हम सोलर लाइट और ब्रश कटरे गाँव को उपलब्ध करा रहे हैं, उसको देने की बात हुई। किस तरह से गाँवों में लोगों के अंदर जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उन बच्चों को सकुशल स्कूल पहुंचाने के लिए क्या मैकेनिज्म बनाया जाए,
ताकि बच्चे के स्कूल की टाइमिंग बदली गई है, जो 7 के टाइम को 9 बजे की 3 का, क्योंकि सामान्यतः घटनाएं या तो सुबह होती है या शाम को। इसके अलावा मुआवजा समय में हो जाए, मुआवजा देने में कतई देरी न हो, और किस तरह चाहे वो लेपर्ड हो, चाहे वो टाइगर हो, चाहे वो भालू हो और चाहे वो बंदर, इन समस्याओं के निजात के लिए क्या क्या जरूरत है, इसके लिए मैकेनिज्म तैयार करने के लिए हमको निर्देश दिए गए कि उसका इसमें चर्चा करें, चाहे वो एक दो रेस्क्यू सेंटर और बनाने पड़े या बंदरबाड़ा जो हरिद्वार में निर्माणाधीन है उसको तत्काल पूरा किया जाए। सब चीज़ों को लेकर चर्चा हुई है ताकि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने के साथ साथ आम आदमी को राहत मिल सके। वहीं पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ फायर सेफ्टी, अपराध नियंत्रण और साथ ही साथ कानून व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की। गोवा अग्निकांड के मद्देनजर डीजीपी ने कैफे, बार, होटल, मॉल और भीड़भाड़ वाले सभी प्रतिष्ठानों का समग्र फायर सेफ्टी ऑडिट जिलाधिकारियों के समन्वय से कराने के निर्देश दिए। अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता, आपातकालीन निकास और फायर हाइड्रेंट की कार्यक्षमता सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया। उन्होंने एनडीपीएस, गैंगस्टर एक्ट, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी, भीड़ प्रबंधन, चारधाम सुरक्षा और विभागीय पदोन्नति प्रक्रियाओं को समयबद्ध करने के निर्देश भी दे दिए हैं। मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड की तरफ से ये सभी जारी किया गया। इस बीच बैठक के मुख्य बिंदु क्या कुछ रहे हैं ये भी आपको बताते हैं, जहां पर यह कहा गया है कि प्रदेश में भीड़भाड़ वाले प्रतिष्ठानों का समग्र फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। अग्निशमन उपकरण, हाइड्रेंट और आपात निकास की कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। इसी के साथ साथ संवेदनशील प्रतिष्ठानों का नियमित आकस्मिक निरीक्षण और उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई होगी। चारधाम यात्रा में सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और यातायात नियंत्रण के लिए विशेष निर्देश दे दिए गए हैं। इसी के साथ साथ एनडीपीएस, गैंगस्टर एक्ट और अवैध संपत्ति कुर्की मामलों में तेज एवं प्रभावी कार्रवाई पर जोर दिया गया है। ये इस बैठक के मुख्य बिंदु रहे। आगे बढ़ेंगे लंबे समय से मांगों को लेकर, जहां पर लगातार संघर्ष कर रहे उत्तराखंड के नर्सिंग कर्मियों ने अब उग्र आंदोलन का ऐलान करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के देहरादून स्थित आवास का घेराव किया है। नर्सिंग एकता मंच भर्ती प्रक्रिया को परीक्षा आधारित प्रणाली से हटाकर वर्षवार करने, 2500 रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्ति, बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों पर रोक और स्थानीय ओवरेज अभ्यर्थियों को आयु छूट की मांग कर रहा है। आंदोलन को हरेक सिंह रावत और महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला का समर्थन मिला है। बढ़ते राजनीतिक समर्थन के चलते ये मुद्दा प्रदेश की सियासत में बड़ा रूप ले सकता है। आपको सभी को पता है कि अभी 3 दिन पहले हमने ज्ञापन भी दिया था, कुल महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा कुलपति जी को भेजा गया था। उन्होंने हमसे कहा था कि प्राचार्य जी के द्वारा हमें यहाँ पे ज्ञापन भेज दीजिए और जो फीस एक्स्ट्रा फीस हम ले रहे हैं उसे हम हटा देंगे, लेकिन उनके द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया। हमें आश्वासन देके हमारा धरना खत्म कराया गया और बच्चों की फीस जो थी वो वैसे की 10 की मस नहीं हटी, वहाँ से जैसी थी वैसी रही। इसकी वजह से कितने बच्चे जो फीस वहाँ पे नहीं जमा कर रहे थे कि हम जब फीस कम हो जाएगी हम तब जमा करेंगे, तो इस वजह से उनकी फ़ीस भी रह गई। तो ये तो बच्चों का भविष्य, उन्होंने भविष्य के हाथ में पूरा खिलवाड़ करा है। कुलपति महोदय और कुल सचिव महोदय ऐसे झूठ बोल के बच्चों के आहित कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। हम इनका विरोध करेंगे और करते रहेंगे। मैं मनोज पांडे, छात्र संघ उपाध्यक्ष, उनको साफ तौर पर कह दे रहा हूँ कि अगर आपने बच्चों का आहित करना नहीं छोड़ा तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं आपका विरोध ऐसे देखिए, मैं इनकी मांग अगर जायज़ नहीं होती तो मैं समर्थन नहीं करता, क्योंकि इससे पहले भी जब मैं भाजपा सरकार में मंत्री था, इसी तरह नियुक्तियों को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव आया था। मैंने विरोध किया, मैंने समझाया कि मैं आयुर्वेद मिनिस्टर हूँ। मैंने आयुर्वेद में, होम्योपैथी में, यूनानी में जब ईयर वाइज भर्ती की है नर्सिंग की, तो एलोपैथी के साथ अन्याय क्यों हो रहा है भाई? जब होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, पैथी में वर्षवार भर्ती हो रही है, तो केवल एलोपैथिक में, मॉडर्न पैथी में क्यों ईयर वाइज नहीं हो रही है? और वो प्रस्ताव टर्न डाउन हुआ था और ईयर वाइज भर्ती भी थी। हमारा कहना है ये बहुत साफ है। माना 50 पद खाली होते हैं, आप उसी साल जब 50 पद खाली हो उसी समय भर्ती कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब 10 साल तक अगर भर्ती नहीं करोगे
10 साल तक भर्ती नहीं करोगे और अचानक आप एग्जाम करा लोगे। मैं कह रहा हूं जितने पीसीएस, पीपीएस, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी हैं, जब इन्होंने एग्जाम पास किया होगा सिविल सर्विस का, स्टेट प्रोफेशनल सर्विस का, तब अलग चीज है। आज इनको टेस्ट में बैठा दो, ये आईएएस नहीं निकल सकते, पीपीएस में नहीं निकल सकते, क्योंकि आदमी को अनुभव हो जाता है। आज ही मैं आप सब पत्रकारों से कह रहा हूं कि आज अगर आप जो है पत्रकारिता में मास कम्युनिकेशन का एग्जाम दो तो दिक्कत होगी, क्योंकि उस स्टेज से बाहर हो जाता है आदमी। हाँ, नॉलेज बच्चों से ज्यादा नॉलेज आपको है, सब्जेक्ट की नॉलेज आपको ज्यादा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये इन बच्चों की जो है, मैंने अभी माननीय शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह जी से बात की है और वो पश्चिम बंगाल गए हैं। उन्होंने कहा मैं लौट के आऊँगा, बैठ के बातचीत होगी और हम कह रहे भाई इसमें चुनाव का वर्ष है, ये ईयर वाइज होनी चाहिए। आप पहले से तय कर दो 2-3 साल पहले कि नहीं भाई अगला भर्ती जो होगी वो टेस्ट से होगी, इसके बाद ये इस साल ईयर वाइज होगी और उसके बाद 2027 के बाद जो भी भर्ती होगी कानून बना दो। लेकिन ये ठीक नहीं है ना कि आप अचानक एकदम बीच में जो है पहले वर्ष भर, अब जैसे उदाहरण दे रहा हूं मैं, 14 का बैच जो है आधा बैच नौकरी लग गया, आधा बैच नौकरी लग गया और आधा बैच सड़क पे है। और सबसे बड़ी बात है यही नर्सिंग के बच्चे हैं। धामी जी, जब मैंने बताया भी था पहले, जब कोविड हुआ था उसी कमरे में जिसमें धामी जी थे, फिर मैं कोविड जब मेरे को हुआ तो मैं उसमें कमरे में गया, धामी जी बाहर आए और मैं उसी कमरे में गया। यही नर्सिंग की बच्चियां थी जिन्होंने हमारा जीवन बचाया। तो जब कोविड हो रहा था, मुसीबत में था, पूरा उत्तराखंड मुसीबत में था, तब इन बच्चियों ने हमारा जीवन बचाया। अब आज इनको हम सड़क पे कर देंगे तो ये अच्छा नहीं है। बहुत ही हमारी सिंपल तरीके की मांग है। अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन का आज 7वां दिन है। सरकार, शासन प्रशासन अभी भी कोई सबूत नहीं ले रही है और जो परसों सीएम आवास के दौरान जो हमारी महिला मित्रों के साथ जो घटना हुई है, जो थप्पड़ गूंज आज पूरे उत्तराखंड में सुनाई दी है, ना उस पर भी कोई कार्रवाई हुई है। साथ ही साथ किन वजहों से हमारी मांगों से के साथ, मतलब कि किन लोगों के साथ जो उस दिन घटनाएं हुई, उन मांगों पर अभी भी कहीं ना कहीं कोई भी विचार विमर्श सरकार द्वारा नहीं किया गया। इसी के दौरान आज हमारे यहाँ से स्वास्थ्य मंत्री आवास घेराव किया गया है, ताकि जो हमें एकता विहार में जो हम लोगों को आवाज़ दबाने का जो कार्य शासन प्रशासन द्वारा किया गया है, अगर उनको लगता है कि हमारी आवाज़ दबने वाली है तो ये उनकी कहीं ना कहीं भूल है। हम पहले भी बताए थे और अभी भी बता रहे हैं कि जो हमारा चरणबद्ध आंदोलन अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन है वो कंटिन्यू रहेगा। सरकार को हमारी कोई ये बहुत बड़ी मांगे नहीं है। जो वर्षवार प्रणाली चली आ रही थी उसी को कंटिन्यू करना है। इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मानकों के अनुरूप 2500 प्लस भर्तियाँ हमारी जो बची हुई हैं, आप हमें वो भर्तियाँ दे दीजिए। उत्तराखंड के मूल अधिकारी को प्राथमिकता दीजिए और ओवर एज हो चुकी हमारी महिलाओं को आप इसमें छूट दीजिए। कोई भी बहुत बड़ी मांग नहीं है। सरकार व्यक्ति विशेष हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है दोहरी नीति से, सौतेला व्यवहार से, जो शासन प्रशासन हमारे साथ कर रही है। बस कार्यकारी टीमों के द्वारा जो हमारा जो भी संवैधानिक अधिकार हमारे हैं उसके तहत ही हम कार्य करेंगे, क्योंकि वी आर द प्रोफेशनल हैं। हम कोई क्रिमिनल इस टाइप के इंसान नहीं है कि जो हम ऐसे ही। कैबिनेट बैठक में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कृषि भूमि पर आपको बता दें कि रिजॉर्ट विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सरकार के इस कदम को राज्य में पर्यटन, वेडिंग डेस्टिनेशन और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ाने वाली बड़ी पहल माना जा रहा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कैबिनेट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कृषि भूमि पर रिजॉर्ट निर्माण की अनुमति से पर्यटन को नई दिशा मिलेगी और सुविधाएं भी बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में पर्यटकों का आवागमन बढ़ेगा और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। नया जो कल्चर चल रहा है, जगह जगह पर कृषि भूमि पे रिजॉर्ट बनाए जा रहे हैं, पर्यटन को भी बढ़ावा उससे मिल रहा है। बहुत सी चीज़ें, आपके वेडिंग डेस्टिनेशन भी डेवलप हो रहे हैं। अगर उस दिशा में काम होता है, पर्यटन भी बढ़ेगा, यहाँ का व्यवसाय भी बढ़ेगा, पर्यटक भी आएंगे और सरकार ने निर्णय लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि रिजॉर्ट का डेवलपमेंट किया जाना भी बहुत ज़रूरी है। पर्यटकों के आवाजाही के लिए भी अति आवश्यक है। बाहर से भी पर्यटक आ रहे हैं, वेडिंग डेस्टिनेशन भी यहाँ पर बन रहे हैं। उस दिशा में भी अगर काम होगा तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि
हरिद्वार में सुबह सुबह कनखल थाना पुलिस की सतर्कता तब चर्चा में आ गई जब तड़के 5 बजे तो पनीर सप्लाई वाहनों को रोककर जांच की गई। मामला संदिग्ध लगने पर तुरंत खाद्य सुरक्षा विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने वाहनों से करीब 9 क्विंटल पनीर बरामद किया, जो बर्फीले बॉक्स में पैक था। जांच के दौरान कारोबारी ने सभी जरूरी कागजात और FSSAI लाइसेंस प्रस्तुत किए, जो नियमों के अनुरूप पाए गए हैं। सतर्कता बरतते हुए खाद्य सुरक्षा टीम ने 2 नमूने लैब जांच के लिए भेज दिए। रिपोर्ट आने तक माल कारोबारी के सुपुर्द कर दिया गया है। दरअसल आज हमको ये नगर पालिका क्षेत्र से पुलिस का फोन आया सुबह कि कहीं पनीर बाहर से आ रहा है, जो पनीर मिलावटी प्रतीत हो रहा है, उसकी जांच के लिए उनके द्वारा फ़ोन किया गया था। मेरे द्वारा तुरंत हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर नगर निगम श्री कैलाश टमटा को मौके भेजा गया। उनके द्वारा मौके में जांच की गई और जांच में उनके पास दस्तावेज और जो लाइसेंस पाया गया और कोल्ड चेन प्रॉपर थी, और उसके फिर संदेह के आधार पर हम लोगों ने 2 सैंपल जाँच के लिए दूधपुर लैब के लिए भेज दिए। कितना पनीर मिला है? लगभग वो 9 क्विंटल के आसपास पनीर था और कंटेनर में रखा हुआ था, बर्फ के साथ था। उसको हमने फिर जांच के लिए दोनों में से दो अलग अलग गाड़ियाँ थी, दोनों गाड़ियों से हमने सैंपल जांच के लिए भेजी। लोगों से किस तरह की अपील करेंगे सर? लोगों से हम ये अपील करेंगे कि जो भी आप बाहर से जो भी खाद्य सामग्री खरीदते हैं, उसको सबसे पहले तो आप उसकी भी विश्वसनीयता देख लो कि जो आदमी बेच रहा है उसके पास लाइसेंस है कि नहीं, प्रॉपर FSSAI लाइसेंस होना अनिवार्य है। अगर आप पैकेट वाले कोई भी खाद्य सामग्री आप खरीदते हैं, उपभोग करते हैं, उस पर पैकिंग डेट और यूज बाई डेट जरूर अवश्य रूप से देख लें। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वन विभाग के करीब 2000 आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के आदेश पर बड़ी राहत देते हुए रोक लगा दी है। दिनेश चौहान सहित लगभग 300 कर्मचारियों ने याचिका दायर कर कहा था कि वेतन मद में बदलाव का हवाला देकर उनकी सेवाएं बंद कर दी गई और विभाग उनसे नियमित कार्य भी नहीं ले रहा। सरकार ने कोर्ट में फाइनेंशियल मद न होने की दलील दी थी। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने अंतरिम आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि वह पद व कार्य उपलब्ध हो तो कर्मचारियों से सेवा ली जाए। इस निर्णय से सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। लगभग 2000 से भी ज़्यादा लोग आउटसोर्स चैनल से काम कर रहे हैं और इन 2000 लोगों में से करीब 200 से 300 लोग अपनी यह याचिका लेकर माननीय उच्च न्यायालय में आए थे। उन्होंने वर्ष 2023 में यह माननीय उच्च न्यायालय को बताया था कि उनको डिसकंटिन्यू किया जा रहा है, उनकी सेवा में अवरोध लाया जा रहा है इस ग्राउंड पे कि सरकार ने कुछ शासनादेशों में यह डिसाइड किया था कि उनकी सैलरी एक अलग मद से आनी है, यानी एक डिफरेंट फाइनेंशियल एंट्री से, फाइनेंशियल हैंडबुक की उनकी सैलरी आनी है। और क्योंकि आउटसोर्स वालों का कोई फाइनेंशियल मद डिफाइंड नहीं था, तो इसीलिए जो है उस समय निर्णय लिया गया था कि इनसे सेवाएं ली ही नहीं जाएंगी। तो इस पर पूर्व में जब सुनवाई हुई थी तो 8 जनवरी 2024 को माननीय उच्च न्यायालय ने इनकी सेवा को डिसकंटिन्यू करने को स्टे कर दिया था, स्थगित कर दिया था। उसके बाद जो है आज माननीय उच्च न्यायालय ने अपने उस इंटरिम ऑर्डर को फाइनल कर दिया है। अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इनको सेवाओं से नहीं हटाया जाएगा। नैनीताल वन विभाग ने 4 दिवसीय बर्ड सर्वे की शुरुआत कर दी है। देश भर से आए पक्षी विशेषज्ञ नैनीताल वन प्रभाग की विभिन्न रेंजों नैना देवी बर्ड कंजर्वेशन, सातताल, मुक्तेश्वर और कैंचीधाम में पक्षियों की गणना कर रिपोर्ट तैयार करेंगे। विशेषज्ञों को चेकलिस्ट बनाने और पक्षियों की सटीक पहचान करने का प्रशिक्षण भी दिया गया है। बिल्कुल जो ये ई बर्ड का एक मेथड होता है जिसको यूज़ करेंगे ये लोग। पर्पज़ इस सर्वे का यही रहता है कि आज के टाइम पे क्या क्या बर्ड्स प्रेजेंट हैं, और दूसरा ये है कि आज से पहले भी एनुअल बर्ड सर्वेज हुए हैं, तो जब ये सर्वे हो जाएगा तो हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले सर्वे में क्या क्या प्रजातियां पाई गई थी, आज के सर्वे में क्या क्या प्रजातियां पाई गई हैं। तो एक कंपैरेटिव डेटाबेस बन जाएगा जिसके हिसाब से जो आप बात कह रहे हैं कि कौन कौन सी प्रजातियां बढ़ी हैं और कौन कौन सी प्रजातियां कम हुई हैं, जिसके बेसिस पे हम फर्दर अपना कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।